जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग आज से देखेंगे घटना चक्र जीके की बुक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। लुसेंट की तरह है, लेकिन लुसेंट से थोड़ा सा लूसिड वे में दिया है। इसमें घटना चक्र की जीके की बुक है, जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजी, जनरल साइंस की सारा चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी, घटना चक्र, पॉलिटी, हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर सारा चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हम लोग करेंट अफेयर का भी डेली हम लोग अपडेट करते हैं, तो करेंट अफेयर भी आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। तो आज से स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम में। तो देर न करते हुए हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलते हैं। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। इसका हर एक पॉइंट, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखते रहिए। हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे आपको हम बता देंगे। तो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र। तो देखते हैं क्या है इसमें। अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सीमित संसाधनों से अधिकतम कल्याण प्राप्ति की युक्ति का अध्ययन इस विषय का प्रमुख विषय वस्तु है। अगर देखा जाए, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, जिनका नाम था कौटिल्य और उनको उपनाम से चाणक्य के नाम से पुकारते थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया। परंतु इस पुस्तक की जो विषय वस्तु थी क्या थी? राजनीति की थी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ, जिनका नाम था इकोनॉमिक्स है, मूल रूप से लैटिन शब्द कौन से नाम से बना है? ओशिनोमाइका, मतलब इसको इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? गृह प्रबंधन, हाउस मैनेजमेंट से जोड़कर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एडम स्मिथ ही थे जो आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक, एडम स्मिथ की पुस्तक। इसमें बोला गया कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए धन का विज्ञान कहा गया। देखिए, एडम स्मिथ के अनुसार राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा इसमें देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है जो धन संबंधी परिभाषा है। सेकेंड पार्ट है इसमें दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं, और तीसरा जो है आवश्यकता विभिन्नता संबंधी परिभाषाएं। जो धन संबंधी परिभाषा है एडम स्मिथ और जेएस मिल आदि ने परिभाषित किया, और दुर्लभता या सीमित संसाधन संबंधी परिभाषाएं उसको एल राबिश ने परिभाषित किया। जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं को परिभाषित किया। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख सकते हैं जो कल्याण संबंधी परिभाषा है उसको मार्शल कैनन तथा पिगू आदि ने परिभाषित किया, और आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं जिसको सैमुअल्सन, बेनहम, फर्गुसन आदि ने परिभाषित किया। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में और पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें हैं, उसको विषय में देखते हैं। पुस्तक और लेखक। जो पहली पुस्तक है दास कैपिटल, इसका लेखक है कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे देखिए क्वेश्चन इससे बहुत बार बना हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठाइए किसी भी एग्जाम का, उसमें पहला क्वेश्चन था दास कैपिटल, तो बहुत इंपॉर्टेंट आया ही होगा। दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसको लिखा है पाल एल सैमुअल्सन। इसके अलावा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको लिखा है जेएम किन्स। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट बुक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसको लिखा है एल राबिश। एंड नेक्स्ट है हमारा हाउ टू पे फॉर द वार, इसको लिखा है जेएम किन्स। इसके अलावा है नेक्स्ट लास्ट बुक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको लिखा है अल्फ्रेड मार्शल। अब देखते हैं बाजार क्या है। बाजार में अर्थव्यवस्था में बाजार के 4 रूप हैं। पहला रूप है पूर्ण प्रतियोगिता,
दूसरा है एकाधिकार, तीसरा है एकाधिकारिक प्रतियोगिता और चौथा है अल्पाधिकार व द्वैधिकार। जो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था तथा वे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार का विज्ञान मानते थे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए अब परफेक्ट कंपटीशन के विषय में देखते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां क्रेता एवं विक्रेता ही बहुत बड़ी संख्या होता है तथा क्रेता या विक्रेता कुल उत्पादन का बहुत छोटा भाग क्रय या विक्रय करता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें उत्पादित वस्तुएं पूर्ण होमोजीनियस होती है। ठीक है, बाजार में एक समान वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में, कोई ऐसा सामान हो गया जिसका बहुत बड़ी संख्या हो गया और इसका जो प्राइस है फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें आता है परफेक्ट कंपटीशन में आ गया। अब देखते हैं मोनोपोली। देखिए इसमें परफेक्ट कंपटीशन में एग्जांपल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा सामान ले सकते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता भी बहुत ज़्यादा है। खैर कार पेट्रोल तो उसमें बहुत विक्रेता बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मान सकते हैं। कुछ ऐसा सामान ले सकते हैं जैसे कपड़ा ले सकते हैं और भी ऐसा सामान ले सकते हैं, क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकाधिकार। एकाधिकार में देख सकते हैं एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता और अनेक क्रेता हो। एक विक्रेता और अनेक क्रेता हो। बाजार में वस्तु की कोई भी स्थापन वस्तु नहीं होती है। इस बाजार में पूर्ति में परिवर्तन करके कीमत को क्या प्रभावित किया जा सकता है। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोपोली स्थापित करना किसी भी चीज़ में। तो क्रेता विक्रेता एक ही हो, क्रेता बहुत सारे, जैसे इंडियन रेलवे आप ले सकते हो। इंडियन रेलवे तो एक ही विक्रेता है और उसको सर्विस लेने वाले बहुत लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर है जिसका हिंदी में नाम है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स। देखिए इसमें क्या है, एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जिसमें एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। बाजार के इस रूप में उत्पादित वस्तुओं के विक्रेता तो अनेक होते हैं। विक्रेता देखिए इसमें इतना रखिए, विक्रेता अनेक हैं, परंतु विक्रेता के उत्पाद में कुछ विशिष्टताएं होती हैं जो उसे एकाधिकार विक्रेता बनाते हैं। इस बाजार में कुछ सीमा तक कीमत पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता उस वस्तु को किस सीमा तक विशिष्ट बनाते हैं या विशिष्ट मानते हैं तथा उस वस्तु के स्थापन वस्तु से किसी सीमा तक प्रतिस्पर्धा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा मोनोपोलिस्टिक। अब देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली है, इसके विषय में देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला कीमत। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों की पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति की जो शक्तियों के पारस्परिक क्रिया द्वारा होगा बाजार की किसी वस्तु की कीमत। नेक्स्ट बाजार से आशा है कि उस समस्त क्षेत्र से जिसमें वस्तु का क्या होता है, खरीद एवं बिक्री हेतु क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मंडी है, मंडी में क्या होते हैं, सब्जी लाते हैं, विक्रेता सब्जी लाते हैं और क्रेता वहाँ पे खरीदते हैं। तो इस दृष्टि से वस्तु का क्या स्थानीय हो गया, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। तो आप समझ सकते हैं मार्केट के विषय में। नेक्स्ट है वस्तु क्या होता है, वस्तु से क्या आशा है। तो वस्तु से आशा ऐसी वस्तु से है जिसका उत्पादन विक्रय हेतु किया जाए। उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उगाई गई सब्जी वस्तु नहीं है, परंतु किसान द्वारा बाजार में बेची गई सब्जी वस्तु की श्रेणी में आती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मांग देखते हैं, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे खरीदार एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो। तो मांग का आपका क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए सप्लाई क्या होगा, सप्लाई पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे विक्रेता एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर विक्रय करने के लिए तैयार, उसे बोलते हैं सप्लाई, या हिंदी में बोलते हैं पूर्ति। किसी वस्तु की वह मात्रा जिससे विक्रेता एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर विक्रय करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा मांग का नियम। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत में वृद्धि होगी तथा मांग में कमी होगी, और यदि कीमत में कमी होगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। तो इसे क्या बोलते हैं,
मांग का नियम बोलते हैं। गिफन गुड, देखें गिफन गुड क्या होता है। गिफन वस्तुओं की कीमत है उसकी मांगी गई मात्रा से सीधा संबंध होता है, अर्थात मूल्य बढ़ने के साथ गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, मूल्य घटने के साथ गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। गिफिन वस्तुएं होता है निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफिन वस्तुएं क्या होती है, अगर उसका मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मूल्य बढ़ने के साथ गिफिन वस्तुएं क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड हो जाता है। अगर मूल्य घट रहा है तो उसका कीमत भी, उसका वस्तु की मांग भी घट जाएगी। तो इससे हमारा गिफिन वस्तु पर मांग का जो नियम है उस पर प्रभावित नहीं होता है या लागू नहीं होता है। अब देखते हैं द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलते हैं मांग की कीमत लोच। देखिए, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है या इलास्टिसिटी कहलाती है। मांग की लोच बराबर इक्वल टू क्या होगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे कौन सा कितना लेस होता है, एक से कितना ज़्यादा है, एक से बराबर है, तो कौन सा परफेक्ट कंपटीशन हुआ, कौन सा मोनोपोली हुआ और मोनोपोलिस्टिक कौन सा हुआ, सारा हम लोग देखेंगे इस फार्मूला के हिसाब से। देखिए, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासिता वाली वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग की स्थिति से मांग लोचदार होती है। नेक्स्ट, पूर्ति का सिद्धांत। पूर्ति का सिद्धांत देखते हैं, वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति मात्रा के मध्य समानुपाती संबंध होता है, अर्थात यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत घट जाए तो वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है या कम हो जाती है, इसे बोलते हैं पूर्ति का सिद्धांत। अब देखते हैं संतुलन कीमत। किसी वस्तु की संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, यानी इस कीमत पर उतनी ही मात्रा की मांग की जाती है जितनी पूर्ति की जाती है। तो संतुलन कीमत आपको क्लियर हुआ, बैलेंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अल्पाधिकार, जो लास्ट बचा हुआ ओलिगोपोली होता हुआ। अल्पाधिकार एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता के मध्य की स्थिति है। ये तीनों के मध्य की स्थिति क्या बोलते हैं, उसे अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। बाजार की स्थिति में कुछ गिने चुने विक्रेता होते हैं तथा वे आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। यदि विक्रेता की संख्या केवल 2 हो तो इसे क्या बोलते हैं, द्वाधिकार या ड्यूपोली बोलते हैं। जैसे हो गया आपका हवाई जहाज़ के क्षेत्र में देखा जाए, ठीक है, तो उस क्षेत्र में आप बोल सकते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अल्पाधिकार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जो चैप्टर नंबर 2 होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम इसको और भी लूसिड वे से हम इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे समझ में ना आए आप उसे कमेंट करिए, और भी हम अच्छा कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। थैंक यू सो मच।